नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। लंबे इंतजार के बाद 28 दिसंबर को हरियाणा कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल अब यही बना हुआ है कि सरकार किन चेहरों के भरोसे अब चलने वाली है। सूत्रों के हवाले से कुछ नाम सामने आ रहे हैं। किन चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, कौन ऐसे मंत्री हैं जिनकी कुर्सी भी जा सकती है, कौन ऐसे विधायक हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। यानी कि कयासों का बाजार पूरी तरह से गर्म है और इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। आखिरकार कयासों पर अब विराम लग चुका है। हरियाणा के मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाले बीजेपी जेजेपी गठबंधन का मंत्रिमंडल विस्तार 28 दिसंबर मंगलवार को राजभवन में शाम 4 बजे होगा। जननायक जनता पार्टी के कोटे से टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। वहीं बीजेपी के कोटे हिसार से विधायक कमल गुप्ता और पलवल के विधायक दीपक मंगला का नाम सामने आ रहा है। हालांकि विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी इस रेस में शामिल थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो दौड़ में पिछड़ गए। मिली जानकारी के अनुसार इस कैबिनेट विस्तार में बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाली जेजेपी का एक विधायक शामिल किया जा सकता है और वो नाम देवेंद्र बबली का है। वहीं बीजेपी के 2 विधायकों दीपक मंगला और कमल गुप्ता को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। साथ ही कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। मंत्रियों के परफॉर्मेंस का भी आकलन किया गया है। मौजूदा मंत्रियों के मंत्रालय में फेरबदल भी संभव है। मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है, जिसको लेकर के पहले से अटकलें लगाई जा रही थी। उनमें एक नाम डॉक्टर कमल गुप्ता जो हिसार से बीजेपी के विधायक हैं, उनका नाम भी सामने आया है। हालांकि अब उनके मकान के सामने है, निवास स्थान के सामने है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल देख सकते हैं कि किसी प्रकार की कोई गतिविधियाँ नहीं बढ़ी हैं। और जिस प्रकार से अटकलें लगाई जा रही हैं कि कमल गुप्ता को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है, मंत्री पद के लिए उनका नाम आ सकता है, इसको लेकर के हमने डॉक्टर कमल गुप्ता से भी संपर्क किया। उनका कहना है कि इस विषय पर वो पहले कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि खबरें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। हालांकि अभी मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए कयास लगाए जा रहे हैं कि हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता का नाम मंत्रिमंडल के विस्तार में आ सकता है। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि कल जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उसमें डॉक्टर कमल गुप्ता का नाम आएगा, तो ये कहा जा सकता है कि जो कयास लगाए जा रहे थे वो सही थे। लेकिन हाल फिलहाल डॉक्टर कमल गुप्ता ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। वहीं चर्चा ये भी है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास कुछ और विभाग भी आ सकते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार में अभी जेजेपी कोटे से दुष्यंत चौटाला प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। वहीं अनूप धानक एकमात्र मंत्री हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल में इस समय 2 पद खाली हैं। इससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कई मंत्रियों समेत विधायकों ने अलग अलग मुलाकात की थी और अब सभी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा। तो कौन है दीपक मंगला? दीपक मंगला को भी जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में। पलवल से बीजेपी के विधायक हैं दीपक मंगला, जिनका नाम रेस में चल रहा है। उनके बारे में आपको हम बता रहे हैं। और पहली बार 2019 में ये विधायक बने हैं। पलवल से बीजेपी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली, इनका भी मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। टोहाना से जेजेपी के विधायक हैं देवेंद्र सिंह बबली और कहा जा रहा है कि ये मंत्री बन सकते हैं कल। 2019 में पहली बार ये विधायक बने, उससे पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़े लेकिन हार गए। कमल गुप्ता की अगर हम बात करें तो वो भी मंत्री बन सकते हैं और हिसार से बीजेपी के विधायक हैं कमल गुप्ता, जिनका नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। इसके साथ ही 2014 और 2019 में उन्होंने इस सीट से जीत हासिल की। 2 बार से विधायक हैं। 2014 और 2019 2 बार कमल गुप्ता ने हिसार से जीत हासिल की है। 28 दिसंबर यानी कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तारीख आ चुकी है। कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके साथ ही कयास इस बात के भी हैं कि कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसका कल पता चलेगा, लेकिन मंत्रियों के परफॉर्मेंस का भी आकलन किया गया है और कहा जा रहा है
कि मौजूदा मंत्रियों के मंत्रालय में फेरबदल भी संभव है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जहां 35 सीटों में से 14 पर आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी है और सबसे बड़ी पार्टी बन गई। वहीं बीजेपी ने 12 सीटें जीती हैं और कांग्रेस के खाते में 8 सीटें आई, जबकि अकाली दल को महज 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा। रिपोर्ट देखिए। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के परिणाम घोषित। सभी 35 सीटों के परिणाम आए सामने। आम आदमी पार्टी बनी सबसे बड़ी पार्टी। आपने 14 सीटों पर किया कब्जा। बीजेपी ने 12 सीटों पर मारी बाजी। कांग्रेस के खाते में आई 8 सीटें। अकाली दल को मिली सिर्फ 1 सीट। टीवी स्क्रीन पर आप जो ये जश्न मनाते लोगों की तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं चंडीगढ़ की, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। ये खुशी है चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में जीत की, जहां आम आदमी पार्टी ने पहली बार नगर निगम चुनाव लड़ा और अपना परचम लहराया। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं, जहां 35 सीटों में से 14 पर आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी और सबसे बड़ी पार्टी बन गई। वहीं बीजेपी ने 12 सीटें जीती और कांग्रेस के खाते में 8 सीटें आई, जबकि अकाली दल को सिर्फ 1 सीट से ही संतुष्ट होना पड़ा। बता दें कि आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था। वहीं चुनाव में आपकी दमनप्रीत सिंह नागपाल ने मौजूदा मेयर रविकांत को हराया है। वहीं भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मेयर दवेश मौदगिल भी चुनाव हार गए। इसके अलावा चंडीगढ़ निकाय चुनाव में बीजेपी के अन्य 2 पूर्व मेयर भी हारे हैं। अगर 2016 नगर निगम चुनाव की बात करें तो 2016 में बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन ने 26 वार्ड में से 20 वार्ड में जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस के हाथ सिर्फ 4 सीट आई थी, जबकि 1 सीट पर अकाली और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। वहीं इस बार नगर निगम चुनाव में आपने बाजी मारी, जिस पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर पार्टी को बधाई दी। उन्होंने लिखा, चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी की यह जीत पंजाब में आने वाले बदलाव का संकेत है। चंडीगढ़ के लोगों ने आज भ्रष्ट राजनीति को नकारते हुए आपकी ईमानदार राजनीति को चुना है। आपके सभी विजयी उम्मीदवारों एवं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। इस बार पंजाब बदलाव के लिए तैयार है। वहीं चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में 14 सीटें जीतने पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की ओर से छोटी और ईमानदार पार्टी के प्रति यह प्रेम और विश्वास जताने के लिए चंडीगढ़ की जनता को धन्यवाद देता हूं। आप पार्टी ने यह चुनाव पहली बार लड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो पंजाब है। साफ सी बात है कि चंडीगढ़ एक ट्रेलर के तौर पे नजर आ रहा है, पंजाब पूरी पिक्चर है और जो मूड चंडीगढ़ का है वही मूड पंजाब का होगा। सबने मन बना लिया है एक मौका केजरीवाल को मौका देने का। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में किसी भी पार्टी को जीतने के लिए 18 सीटें चाहिए थी, लेकिन किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में नए मेयर को लेकर पेच फंस सकता है। बता दें कि पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह चुनाव भी बेहद खास माना जा रहा था, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ कौन अपना मेयर बना पाता है और आम आदमी पार्टी को इस जीत से पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में कितना फायदा होता है। चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत की रिपोर्ट। वहीं चंडीगढ़ निकाय चुनाव में आपने पहले स्थान पर आकर ये संकेत दे दिए हैं कि अब राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये तो अभी झांकी है, पंजाब चुनाव बाकी है। आपने देखा किस प्रकार पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सुभाष शर्मा ने यह साफ कर दिया कि नवजोत सिंह सिद्धू एक
तरह से उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है और साथ ही उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस की बी टीम है। और एक बात उन्होंने हंसते हुए लहजे में कहा कि 2016 में बीजेपी की चंडीगढ़ निकाय चुनाव में 35 में से 28 सीटें आई थी, लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव थे 2019 में, लेकिन उसके बावजूद उसके 28 सीटों के आने के बाद 3 पर सिमट कर बीजेपी रह गई थी। इसका मतलब ये मायने नहीं लगाए जा सकते आम आदमी पार्टी द्वारा कि निकाय चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी का 14 सीट लाना ये विधानसभा 2022 पंजाब में कोई असर नहीं डालेगा, ऐसा जनरल सेक्रेटरी सुभाष शर्मा ने हर खबर के माध्यम से कहा। और ये बहुत बड़ी बात हर खबर के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा पंजाब के दर्शकों को। जनवरी के पहले माह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी रैली अपने मतदाताओं के लिए करना जा रहे हैं और सुभाष शर्मा ने कहा कि 100 लोहार की एक सोनार की, और आने वाले समय में जैसे ही नरेंद्र मोदी की रैली होगी सभी प्रतिद्वंदियों की नींद फाख्ता हो जाएगी। अब ये देखने वाली बात है, लेकिन बावजूद इसके सुभाष शर्मा ने यह भी कहा कि चुनाव पास में है, चुनाव में नेताओं की पार्टी बदलना एक आम बात है। अगर किसी भी नेता ने, चाहे हमने जब प्रश्न किया कि जलंधर से एक नेता ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है तो उन्होंने कहा कि राणा सोढी बहुत दिग्गज नेता है कांग्रेस के, उन्होंने बीजेपी में शिरकत की, तो ऐसा ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आने वाले समय में 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुत ज्यादा सीटें लेकर विधानसभा पहुंचेगी, ऐसे अनुमान जनरल सेक्रेटरी द्वारा लगाए गए। बहरहाल हमारी नजर रहेगी विधानसभा चुनाव 2022 में। और एक बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एक एक सीट से हम सटीक विश्लेषण आपके लिए लेकर के आएंगे और देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप। चंडीगढ़ में हुए निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पहले स्थान पर आकर सभी को हैरान कर दिया है। दूसरे नंबर पर बीजेपी रही और तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही। चुनाव नतीजों को लेकर पंजाब से हमारे ब्यूरो हेड सुरजीत सिंह ने खास बातचीत की है पंजाब बीजेपी के महासचिव सुभाष शर्मा से। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। निकाय चुनाव चंडीगढ़ में एक तरह से नई राजनीति चंडीगढ़ में खास तौर पर देखने को मिली, क्योंकि बीते 2 दशकों से भी अधिक कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग समय पर यहां शासन करते आए हैं और पंजाब के विधानसभा चुनाव 2022 में बहुत कम समय रह गया, किसी भी समय आचार संहिता लग सकती है। क्या चंडीगढ़ के चुनाव का इम्पैक्ट पंजाब में देखने को मिलेगा, इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए आज पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सुभाष शर्मा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल, क्योंकि दर्शक भी बड़ी उत्सुकता से जानना चाह रहे हैं कि इस प्लान में मैं 2016 की बात करूं तो बीजेपी, और सबसे बड़ी बात बीजेपी के 3 दिग्गज मैं कहूंगा नेता जो मौजूदा मेयर रहे, पूर्व मेयर रहे, वो तीनों चुनाव हार गए। हाँ, नतीजे थोड़े निराशाजनक हैं। हम ज्यादा अच्छे नतीजों की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कई फैक्टर रहते हैं चुनाव में और एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी था। मुझे लगता है उस कारण से हार हुई है। जो भी हार हुई है उसकी समीक्षा करेंगे। और आज आम आदमी पार्टी ने आज इस जीत को भी कहीं ना कहीं भुनाने का प्रयास किया। आप ही की पार्टी के जलंधर वेस्ट से राष्ट्रीय स्तर के नेता जो एससी सेल से आते हैं, उन्होंने आज अपने वहां के कई नेताओं के साथ, समर्थकों के साथ, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष, जिला प्रभारी, उन सब ने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। क्या कहेंगे इस पर? शीतल अंगुराल जी ने जरूर पार्टी ज्वाइन की है और अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं पार्टी के। और चुनाव के समय ये होता ही रहता है, बहुत सारे नेता पार्टियां बदलते हैं टिकट के लिए, चुनाव के लिए, तो ये कोई बहुत मैं इसको ज्यादा महत्व नहीं देता हूँ। पंजाब की राजनीति को आप अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। पहले 1 साल किसान आंदोलन को लेकर के देश के प्रधानमंत्री ने 3 कानून रद्द किए। उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा से संयुक्त संघर्ष पार्टी बनती है। फिर बीते 2 दिन पहले संयुक्त समाज मोर्चा बनता है और कुछ समय पहले पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि हो सकता है ऑलमोस्ट ऐसे सूत्र भी बता रहे हैं, शायद आज आप भी हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ पंजाब लोग कांग्रेस बीजेपी के साथ चुनाव लड़ सकती है। हमारा कैप्टन साहब और ढींढसा साहब का गठजोड़ जो है वो हो गया है, आज गठबंधन बन गया है। सीट शेयरिंग पर अभी चर्चा होगी और 7-8 दिन में वो सारी स्थिति क्लियर होगी, लेकिन पार्टी सबसे बड़ी पार्टनर होगी पंजाब में। बीजेपी ज्यादा सीटें लड़ेगी और जहां तक चुनौती की बात है,
चुनौती तो हर चुनाव में रहती है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जनता कांग्रेस से निराश है। सरकार ने जो वायदे पंजाब की जनता के साथ किए थे, चाहे वो नशा मुक्त पंजाब की बात की थी, चाहे वो घर घर नौकरी देने की बात थी, किसानों की कर्जा माफी की बात थी, चाहे वो पेंशन स्कीम को लागू करने की बात थी, चाहे छठे पे कमीशन की बात थी, जितने भी वादे करके कांग्रेस सत्ता में आई थी वो कोई वादा पूरा कर नहीं पाई है और जनता के मन में बड़ी निराशा है। अकाली दल के खिलाफ जितने आरोप थे, चाहे वो माफिया राज के थे, चाहे बेअदबी के थे, वो उनसे पार नहीं पा सकी है। आम आदमी पार्टी ने एक नारा दिया है कि चंडीगढ़ एक झांकी है, पंजाब 2022 विधानसभा चुनाव बाकी है, तो बीजेपी से कैसे देखिए? देखिए, चंडीगढ़ का जो चुनाव है वो एक सिटी की कारपोरेशन का चुनाव है और कारपोरेशन के चुनाव में लोकल मुद्दे रहते हैं, कैंडिडेट मैटर करते हैं। और ठीक है कि आम आदमी पार्टी जीती है, हमसे 2 सीटें ज्यादा जीती हैं, हालांकि मेजोरिटी उनको भी नहीं मिली है, लेकिन इसका कोई पंजाब की राजनीति पे इम्पैक्ट होगा मैं नहीं देखता हूँ। आम आदमी पार्टी का बिखराव है पंजाब में, और जिस तरह से मुख्य विपक्षी दल थे वो पंजाब में, और मुख्य विपक्षी दल होने के बावजूद वो कांग्रेस की बी टीम के नाते व्यवहार करते रहे। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी बी टीम है। नवजोत सिंह सिद्धू पूर्व सांसद रहे हैं बीजेपी से, आज पंजाब कांग्रेस के प्रधान हैं। वो लगातार अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथ लेते हैं, कभी उनके घर पर चुनौती देते हैं कि मैं दिल्ली में जाकर के उनसे डिबेट करना चाहूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। देखो, नवजोत सिंह सिद्धू अगर चुनौती है तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती है। कांग्रेस पार्टी की जो किश्ती है उसके ऊपर इतना बड़ा पत्थर रखा हुआ है कि पार नहीं कर सकती है। सिद्धू बेसिकली फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, उसकी अपनी कुंठा है। वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहता था, उसने कैप्टन के खिलाफ बहुत अभियान चलाया और कैप्टन को हटा भी दिया उसने। तो चलिए, हर खबर की नजर बनी रहेगी, देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वरण, चंडीगढ़ से। धारावाहिक महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले और वर्तमान में पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स हरियाणा के कुलपति गजेंद्र चौहान ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से शिष्टाचार मुलाकात की है। तो ये उस वक्त ही तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब गजेंद्र चौहान ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उस वक्त ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। धारावाहिक महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले और वर्तमान में पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स हरियाणा के कुलपति गजेंद्र चौहान ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से शिष्टाचार भेंट की है। आईएसए के अध्यक्ष अर्जुन चौटाला कार्यकर्ताओं से मीटिंग करने कैथल के आरकेएम पैलेस पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर जमकर निशान साधा। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार जब आई थी तो बुजुर्गों की पेंशन के लिए बड़े बड़े दावे कर रही थी और दुष्यंत चौटाला तो 5100 रुपए देने की बात कह रहे थे, लेकिन आज ये लोग बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम कर रहे हैं। बुजुर्गों की पेंशन देवीलाल ने सम्मान भत्ता के रूप में शुरू की थी, लेकिन ये सरकार पेंशन काटकर बुजुर्गों का अपमान कर रही है। दुष्यंत चौटाला बीजेपी की बी टीम का आदमी है और आज इन्होंने मिलकर बुजुर्गों की पेंशन काटने का यह फैसला लिया। धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इस प्रकार करिए जो संगठन को आपने चौधरी अर्जुन चौटाला जिंदाबाद। अजय चौटाला जी का, जजपा का ले लो, इनके मौसम के साथ साथ बयान भी बदलते हैं। ये क्या कह रहे थे कि भी जब कृषि कानून आए हैं इनके अंदर संशोधन हो जाएगा, हटेंगे नहीं, हट गए तो वाह मोदी जी क्या गिफ्ट दे दिया आपने हमें। जब परिवार अलग हो रहा था तो चौटाला साहब हमारे आदरणीय है, और जब चुनाव लड़ने की बात है तो नाक रगड़ाने की बात कहने लगे। तो इनके तुझे मौसम के साथ भाषण भी बदलते हैं, इनके मौसम के साथ बयान भी बदलते हैं। अभी जो मौसम है जजपा के लिए बहुत गर्मा गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इनको चाहिए कि भी कोई थोड़ा सा हमें सहारा मिले। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने के प्रति लोगों को हर तरह से जागरूक किया। यहां तक कि विभाग ने घर घर जाकर टीकाकरण अभियान भी चलाया है। बावजूद इसके काफी लोगों ने वैक्सीन लगवाने के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, जिसके बाद सरकार ने अब टीकाकरण को लेकर 1 जनवरी से नई सख्त हिदायतें जारी कर दी हैं। सरकार की इस सख्ती का असर भी देखने को मिल रहा है। टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ जुट रही है, साथ ही छोटे बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का काम भी
शुरू होने वाला है। वैक्सीनेशन जो है वो पहले भी हमारी चल रही थी, लगातार हम वैक्सीनेशन शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन अब बीच में देखा गया था कि वैक्सीनेशन का जो रेट था काफ़ी कम आने लगा था और रिपीटेडली लोगों से अपील करने के बाद भी लोग अभी सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे ही सरकार ने ये अनाउंसमेंट की है कि 1 तारीख के बाद किसी भी सरकारी संस्थान के अंदर कोई भी व्यक्ति बिना 2 डोज लिए नहीं जाएगा, तो आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो वैक्सीनेशन हो रही है वहाँ पे लगातार लोगों की जो भीड़ बढ़ती जा रही है। जो लोग पहले नहीं आ रहे थे लगवाने के लिए वैक्सीनेशन, वो खुद अब आगे बढ़ के आ रहे हैं। तो मेरी लोगों से अपील यही रहेगी कि आप सभी लोग अपनी अपनी वैक्सीनेशन अपने टाइम पे कराएं। जो पेंडिंग में जा रहे हैं यानी कि जिनकी ड्यू डेट जो टीका लगना था वो निकल चुका है, वो अपनी साइट्स जो आपके घरों के पास पड़ रही हैं वहां लगवाएं। व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंगदास गर्ग ने हिसार और दूसरे जिलों में आगे की रणनीति को लेकर अपने निवास पर हर खबर से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि सरकार व्यापारियों को रियायतें देने के बजाय जीएसटी में बढ़ोतरी करने में लगी हुई है, जबकि पूरे विश्व में जीएसटी की दरें भारत में सबसे ज्यादा है। उन्होंने बताया है कि बढ़ती महंगाई को लेकर व्यापार मंडल पूरे देश में सम्मेलन करेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, इसके बाद दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, उसके बाद गुजरात, यूपी, पंजाब, राजस्थान समेत देश के सभी राज्यों में इस तरह के सम्मेलन किए जाएंगे। नव वर्ष पर बहुत सारी वस्तुएं महंगी हो रही हैं और इसको लेकर के व्यापार मंडल द्वारा विभिन्न स्थानों पर सम्मेलन किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंगदास गर्ग हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस प्रकार की आगे की वो रणनीति कर रहे हैं। व्यापारियों के जो आजकल सम्मेलन चले हुए हैं उसको लेकर के क्या रणनीतियां हैं। स्वागत है हर खबर में से। बहुत धन्यवाद आपका। ये जो सम्मेलन किए जा रहे हैं इसको लेकर के बताइए। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा नए साल के ऊपर व्यापारियों को महंगाई का तोहफा देने जा रही है। जिस कपड़े पर देश जब से आजाद हुआ है कभी भी कपड़े पर, चीनी पर टैक्स नहीं था। इस सरकार ने जीएसटी के तहत कपड़े के ऊपर 5% जीएसटी लगाया और इस सरकार ने एक नई अधिसूचना जारी की है। कपड़ा, रेडीमेड कपड़ा और यहाँ तक कि फुटवेयर, जूतों के ऊपर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% करने जा रही है 1 जनवरी 2022 से, जिसके विरोध के अंदर हमारा अखिल भारतीय व्यापार मंडल, जिसका मैं मुख्य राष्ट्रीय महासचिव हूं और व्यापार मंडल हरियाणा का स्टेट का प्रधान हूं, और हमने एक योजना बनाई है। पूरे देश के अंदर हम आंदोलन करेंगे, जिस कड़ी में हमने राष्ट्र स्तर के ऊपर जगह जगह सम्मेलन करने जा रहे हैं। जैसे हमने आज सफेदों में प्रांतीय स्तरीय सम्मेलन किया, उसी कड़ी के अंदर हम दिल्ली भी है, गुजरात भी है, बम्बे भी है, हरियाणा में तो अनेकों जगह, कोई ऐसा जिला ना होगा जहां हम सम्मेलन ना करें। हरियाणा में तो हर जिले में करेंगे। उसी कड़ी में पूरे देश के अंदर हम सम्मेलन करेंगे। सरकार क्या है, गरीब आदमी का तन का कपड़ा वो भी खोसने जा रही है। यहाँ तक कि जो गरीब आदमी चप्पल जूते पहनता है उसकी पैरों की चप्पल खोसने जा रही है। 12% जीएसटी लगाने से देश के अंदर महंगाई बढ़ेगी। ये सरकार 10-20 जो बड़े बड़े घराने हैं उनको ही देश मानता है, उनसे देश नहीं बनता। देश बनता है 135 करोड़ जनता से। और मैं एक नई बात बताना चाहता हूँ, ये जो कपड़ा है, ये फुटवेयर की जो आइटम है, देश में 80% गरीब और मध्यम वर्ग के लोग ऐसे हैं जो वो यूज करते हैं। कितनी महंगाई बढ़ेगी आप सोच सकते हो। और सरकार क्या है, जबकि सरकार को नए साल के अंदर तोहफा देना चाहिए, रियायतें देनी चाहिए। रियायतों देना दूर की बात, सरकार बार बार टैक्सों पर टैक्स बढ़ाने जा रही है। और एक बात नहीं बता देता हूँ, पूरे विश्व का इतिहास देख लो,
पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जीएसटी अगर कहीं है तो भारत हमारा देश है, जहां सबसे ज्यादा टैक्स देश के अंदर है। हमारी देश की जनता, व्यापारी, उद्योगपति हर प्रकार का सरकार को टैक्स दे रहा है। देखिए, ये थे हमारे साथ बजरंग दास गर्ग, जिनका कहना है कि सरकार नए साल पर तोहफा देने की बजाय महंगाई बढ़ा रही है और ये सरासर कहीं न कहीं जनता के साथ धोखा है। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा। सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजना चलाई हैं, लेकिन अगर हिसार के गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय के 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता की बात करें तो ये खेल प्रतियोगिता अव्यवस्थाओं के घेरे में नजर आई। हर खबर हरियाणा ने जब प्रतियोगिता से पहले GJU में जाकर स्टेडियम का जायजा लिया तो वहां पर बहुत सारी अव्यवस्था दिखाई दी। स्टेडियम में सैकड़ों बच्चे इस खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे, लेकिन भाग लेने वाले बच्चों के लिए सार्वजनिक रूप से शौचालय भी नहीं बनाए गए। इसके अलावा वहां चेंजिंग रूम है उसकी एक शौचालय की व्यवस्था दिखाई दी, लेकिन वो भी बदहाल स्थिति में है। चेंजिंग रूम को स्टोर रूम में तब्दील किया हुआ है। काफी टूटा फूटा सामान चेंजिंग रूम में रखा हुआ था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।